हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की किताब, ठीक है। और आज है डे 7 और डे 7 में दोस्तों बात करेंगे गुप्त काल का, जो कि आपके प्राचीन इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्राचीन इतिहास के आज डे 7 यानी 7 वीडियो देख चुके हैं दोस्तों। और जिन छात्र ने अभी तक वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, आने वाले एग्जाम में भी। क्योंकि 20 साल से यही प्रश्न रिपीट हो रहा है। आपके पिताजी जब पढ़ते होंगे ना, तो यही प्रश्न पढ़ते होंगे, ठीक है। और आप भी आज यही प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल प्रश्न नहीं बदलता है, बस प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर लिया जाता है, लैंग्वेज बदला जाता है, लेकिन आंसर तो वही होता है। जी के जी इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देख लीजिए, आप सीजीएल की तैयारी करते हैं, एमटीएस का तैयारी करते हैं, सीएचएसएल हो, सीपी हो, जेई हो, स्टेनो हो, या फिर रेलवे का एलपी हो, स्टेट पुलिस हो, या फिर पीसीएस हो, तो ये सारे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं गुप्त काल से। हम लोग प्रश्न जब देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जी हाँ, यही प्रश्न आपके पेपर में पूछा भी गया था, अगर आपने कोई भी एग्जाम रिसेंटली दिया होगा तो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, वन लाइनर फॉर्म में प्रश्न देखते हैं जो आपके पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर का एमसीक्यू लगाते हैं, जो इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। इससे दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्लियर होते चलता है, ठीक है। और शानदार तरीका से डिस्कशन भी हम लोग करते हैं हर एक प्रश्न को लेकर। तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो कंप्लीट देखना होगा, ठीक है। और उसके बाद बताइएगा कि क्या आपको कुछ सीखने को मिला। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल, ठीक है। चलिए गुप्त काल का पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पूछा जा सकता है दोस्तों आपके पेपर में भी कि न्याय सूत्र किसने लिखा है। बताइए यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है दोस्तों कि न्याय सूत्र कितने पेपर में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा गौतम। याद रखिएगा कि न्याय सूत्र जो है दोस्तों गौतम के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था। याद रखेंगे दोस्तों, निर्माण किसने शुरू करवाया था, पूछा है नालंदा का, तो हो जाएगा कुमारगुप्त ने। तो कुमारगुप्त के द्वारा दोस्तों नालंदा का निर्माण शुरू करवाया गया था। याद रखेंगे ऐसे वन लाइनर फॉर्म में। हालांकि यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट, घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईसा में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था। तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य का राजा था। याद रखेंगे कौन, घटोत्कच। वन लाइनर के फॉर्म में याद रखिएगा, ठीक है। घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था, तो गुप्त साम्राज्य का राजा था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ था। तो दोस्तों लगभग 458 ईस्वी में हुआ था प्रथम हुण आक्रमण। दोस्तों यह प्रश्न आपके एनटीपीसी के पेपर में भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर रेलवे का आप एस्पिरेंट है तो ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न पूछा गया आपके एनटीपीसी के पेपर में। अगला सवाल पूछा गया है दोस्तों कि भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो वह है दोस्तों गुप्त साम्राज्य। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप किसी भी पेपर को उठाकर देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा गया, तो वह है दोस्तों गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट, प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत को समेकित किया था। याद रखेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा दोस्तों आज बड़ा होगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। मैं भी चाहता हूं कि वीडियो छोटा बने, लेकिन दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न तो हमको पढ़ना ही है, ठीक है। क्योंकि आप अभी पढ़ाई के ऊपर ही डिपेंड हो, जितना पढ़ोगे उतना आपका नंबर अच्छा आएगा पेपर में, ठीक है। अभी हम एक और किताब को शुरू किया दोस्तों, आपके साइंस का जो समस्या था उस समस्या को दूर करने के लिए आपके यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है बेस्ट है दोस्तों साइंस के लिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट के जितने भी साल में पेपर हुए हैं साइंस के सारा प्रश्न उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि रेलवे में ग्रुप डी में साइंस पूछा जाता है, एएलपी का जो पेपर होता है उसमें अच्छे अच्छे साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग अच्छे अच्छे साइंस के प्रश्न देखेंगे, साथ में डिटेल्स करते हैं दोस्तों शानदार तरीका से, जिससे आसान आसान प्रश्न भी क्लियर हो जाते हैं। तो उस वीडियो को भी मिस आपको नहीं करना है, ठीक है। चैनल भले ही छोटा है दोस्तों, ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट बहुत बड़ा है।
अगर आप साथ देते हैं दोस्तों तो आपको एक ऊंचाई पे ले जाया जाएगा जहां से नौकरी आपको छोटी दिखने लगेगी। बस आपको लगातार मेहनत करते चलना है दोस्तों, ठीक है? घबराना नहीं है। बड़ा चैनल से क्या यही प्रश्न आपको वहाँ भी पढ़ाया जाता है, लेकिन दोस्तों 1 घंटा में 25 प्रश्न कराया जाता है आपको वहाँ पे। लेकिन यहाँ अगर आप आधा घंटा का वीडियो देखते हैं, 20 मिनट का वीडियो देखते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से दोस्तों 60 से 70 प्रश्न आपको बता दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, छोटे चैनल पे थोड़ा-सा आप लोग भरोसा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा भरोसा कर लीजिए आँख बंद करके, ठीक है? आँख बंद कर के तो आज की दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? आप लोग वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई समस्या है वीडियो में तो आप लोग कमेंट भी करके बताइए, जिसको मैं अगले वीडियो में उस समस्या को दूर कर दूँगा, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न है दोस्तों कि एलोरा की गुफाएँ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। रट लेंगे कि एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। याद हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति मिश्रण है? अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल हो गया दोस्तों। यह एक ऐसी गुफा है, एलोरा की गुफा की बात किया जा रहा है, जो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म यानी तीनों धर्म की संस्कृति इसमें मिश्रित की गई है। किसमें? एलोरा की गुफा में। याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? दोस्तों यह प्रश्न घूम फिर के आता है आपके पेपर में, ठीक है। तो गुप्त वंश के वो शासक था जिसका नाम चंद्रगुप्त था दोस्तों। यह पहला शासक था जिसने महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। कौन? चंद्रगुप्त। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर मिलता है? तो दोस्तों वो हो गया अजंता में। यानी गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना की बात करें तो अजंता में मौजूद है। याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो दोस्तों सही उत्तर होगा हरिसेन। याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के अगर दरबारी कवि पूछा जाता है तो हरिसेन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? यानी कि दोस्तों जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? वो है दोस्तों दिल्ली में। याद रखेंगे कहाँ है? दिल्ली में है दोस्तों जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ। रट लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? चलिए बात करते हैं दोस्तों। आपको ऑप्शन दिए हुए, वे महाराष्ट्र में स्थित है, वे बौद्ध कला से सज्जित है, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है और उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी में जो लिखा गया है, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है दोस्तों। ऐसा अजंता गुफा के संबंध में सही नहीं बताया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर बात करें अजंता की गुफा में तो ये तो महाराष्ट्र में स्थित है ही, और ये बौद्ध कला से भी सज्जित है, और ये प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को भी दर्शाती है, ठीक है। और उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। वहाँ फूल और पत्तियों का चित्र भी मौजूद है अजंता की गुफा में। याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों आर्यभट्ट और कालिदास की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त शासक था, इसके दरबार में मौजूद थे आर्यभट्ट और कालिदास। ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, मेघदूत का लेखक कौन है? देखिए दोस्तों मेघदूत की बात करें तो कालिदास हो जाएंगे मेघदूत के लेखक। एक बालक मुझे याद आ रहा है कि मैं हर एक प्रश्न को इम्पोर्टेंट बोल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट वाकई में है, आप एक भी प्रश्न को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? एक भी प्रश्न आपको इग्नोर करने वाला मैं कराता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं हर एक प्रश्न के लास्ट में इम्पोर्टेंट बोलता हूँ, और बोलता हूँ कि इसको रट लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस प्रश्न को इग्नोर करते हैं, कल जाके आप एक ही पेपर थोड़े ना देते हैं, सीजीएल का भी देते हैं, एमटीएस का भी देते हैं, सीएचएसएल का भी देते हैं, रेलवे ग्रुप डी का भी देते हैं, एनटीपीसी का भी देते हैं, बिहार का अगर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम, एमपी का हो, उत्तर प्रदेश का हो, झारखंड का हो, वेस्ट बंगाल का हो, तो आपको सारा पेपर देना पड़ता है। तो कौन सा प्रश्न किस पेपर में आपको मिल जाए यह कहना मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यह प्रश्न ले लीजिए सीजीएल में आ जाएगा, मैं ऐसा कभी नहीं बोला हूँ। हाँ पेपर में आएगा, अब किस पेपर में आएगा ये मुझे भी नहीं मालूम, और आने वाले दोस्तों जितने भी टीचर हैं उनको भी नहीं मालूम कि कौन सा प्रश्न किस पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले सवाल। तो उस बालक की बात याद आ गई कि आप सर हर एक प्रश्न को इम्पोर्टेंट बोल देते हैं, समझ में नहीं आता है कि यार सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं।
बिल्कुल, अगर अब वो बच्चा आज भी वो वीडियो देख रहा है तो उसको मैं जवाब देना चाहता हूँ, उसको समझाना चाहता हूँ कि हर एक प्रश्न आपको मैं इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरण शिलालेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख में से किस अभिलेख या फिर शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। बस दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए किस शिलालेख या फिर अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, तो वह दोस्तों भानुगुप्त का एरण सब शिलालेख याद रखेंगे। भानुगुप्त का एरण शिलालेख जो है दोस्तों, इसमें सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ प्राप्त होता है, मिलता है, ऐसे करके आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलिए हम लोग दोस्तों एमसीक्यू फॉर्म में देखते हैं कौन कौन प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो दोस्तों जो महरौली में स्थित है जंग रहित लौह स्तंभ, इसको स्थापित किया था गुप्त ने, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों, अभी हम वन लाइनर फॉर्म में बात किए थे। आपको पता है, अगर वीडियो को आप ध्यान से सुन रहे हैं दोस्तों, नौकरी लेने के लिए वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जंग रहित लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। फटाफट अभी कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। महरौली, महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया, ठीक है। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक के विजयों का उल्लेख है और यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण भी दोस्तों इसको माना जाता है। तो याद रखेंगे कहाँ है, तो दिल्ली में है। देखते हैं कौन कौन बच्चों ने कमेंट किया है, मैं कमेंट भी देख लेता हूँ आज, जैसा कि आपको पता है मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी दे देता हूँ, ठीक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, यानी वह कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य का पद धारण किया, ग्रहण किया दोस्तों, वह था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखेंगे एमटीएस के पेपर में 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो गुप्त राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो वह था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट डिटेल्स देखते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या फिर विक्रमादित्य कहा जाता है और इनकी माता का नाम दत्त देवी था। और इनका काल की बात करें दोस्तों तो गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। याद रखेंगे, बार बार यह बताया जा रहा है, गुप्त काल का स्वर्ण युग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को माना जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था, तो अभी हम लोग बात करते ही आ रहे हैं कि विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय बोला जाता है। याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अभी आपके हायर सेकेंडरी 10+2 के परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, यानी दोस्तों जो गुप्त काल में चांदी का सिक्का चलाया जाता था उसको क्या बोलते हैं, तो रुपयक बोला जाता था। याद रखेंगे, आपके सीजीएल के पेपर में 2006 में प्रश्न यह पूछा गया है, ठीक है। तो गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपयक बोला जाता है। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता है। अब देखिए, अगर आप डिटेल्स को ध्यान से सुनते हैं तो अब आपको पता चलेगा कि सोने के सिक्का को दिनार बोला जाता था गुप्त काल में, और जो चांदी का सिक्का था उसको रुपयक बोला जाता था। दो फैक्ट आपको याद हो जाएंगे अगर आप डिटेल्स को बढ़िया से देखते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था। वन लाइनर रूप में देख चुके थे दोस्तों, समुद्रगुप्त का राजकवि था दोस्तों, दरबार में रहा करता था कौन, हरिसेन। याद रखेंगे, ठीक है। यह भी आपके एमटीएस के पेपर में 2006 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था और हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की तथा इसे कविराज भी कहा जाता था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लिच्छवी दौहिक किसे कहते थे, तो दोस्तों लिच्छवी दौहित किसे कहते थे, ऑप्शन क्या दिया है, चंद्रगुप्त 1 दिया है, चंद्रगुप्त को दिया है दोस्तों, और यहाँ दिया है आपको कुमारगुप्त को, और यहाँ दिया है समुद्रगुप्त को। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा समुद्रगुप्त। आइए एक बार और देख लेते हैं क्या प्रश्न था। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त को बोला जाता है। आपके सीजीएल के पेपर में यह प्रश्न बन चुका है। देखिए लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग में अभिलेख में से उसे लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रोमन
साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो देखिए दोस्तों, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसने आक्रमण किया कि उसके बाद वह जो व्यापार था दोस्तों वो समाप्त हो गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुनों के द्वारा आक्रमण किया गया था, याद रखेंगे। चलिए डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। देखिए डिटेल्स में लिखा गया कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुनों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो दोस्तों सही उत्तर होगा गुप्तों का, ठीक है। तो गुप्तों के जो सिक्के थे दोस्तों, संगीत के प्रति उनका प्रेम को दर्शाता है, ऐसा सिक्का को देख के प्रतीत होता है। सीजीएल के पेपर में 2011 में यह प्रश्न पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट, डिटेल्स देख लेते हैं। तो समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, अतः गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाया जाता है। अभी आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे दोस्तों, मैंने सिक्का लगा रखा था। देखिए वह सिक्का कितना इंपॉर्टेंट है आपके गुप्त काल से, वहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया। तो थंबनेल भी जिन्होंने भी देखा होगा तो उनका भी 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अब बताइए यह प्रश्न क्या आपको स्टेनोग्राफर में ही पूछा गया है जी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर एक पेपर में प्रश्न यह पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त दोस्तों हो जाएगा सही उत्तर। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है, याद रखेंगे। 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है और उसके बाद अनेकों बार यह प्रश्न पूछा गया अनेकों एग्जाम में। तो समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। नाम थोड़ा याद करिए यहाँ पे, विसेंट स्मिथ। यह प्रश्न पूछा गया है कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का नाम दिया था? तो विसेंट स्मिथ के द्वारा यह कथन बोला गया था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? देखिए उत्तर वही होगा, बस प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है और कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाते हैं तो आप उस पेपर को आसानी से क्रैक करेंगे और ज़बरदस्त तरीका से करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग प्रीवियस ईयर लगाते नहीं है, बस कहीं से मॉक करने लगते हैं। जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में होता है ना वही मॉक में डाला जाता है और उससे कभी आसान डाला जाता है, कभी भारी डाला जाता है। लेकिन दोस्तों प्रीवियस ईयर आपको करके ही बैठना होता है पेपर में, तब जाकर आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों समुद्रगुप्त। आपको पता चलता है कि कैसे कैसे प्रश्न एसएससी पूछ सकता है, रेलवे कैसा प्रश्न पूछ सकता है। आप एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेल सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर पे पकड़ बना लेते हैं। तो समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग ऊपर इसका डिटेल्स देख चुके हैं तो बार बार नहीं देखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? बिल्कुल आसान, आप लोग थंबनेल देखें, मारिए सोना, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो गुप्त काल में दोस्तों धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। यह प्रश्न बार बार पेपर में देखने को मिलता है। चलिए डिटेल्स तो इसका बहुत बड़ा है जी, लेकिन देखते हैं, डिटेल्स तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई। मैंने बताया था कि दोस्तों जो सोना का सिक्का था, मुद्रा था दोस्तों, उसको दिनार बोला जाता है और चांदी वाला को रुपयक बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती हैं। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं थी, ठीक है। और कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं और इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिसमें आपको देखने में आसानी हो। प्रश्न पूछा गया कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो दोस्तों 319 ईस्वी से शुरू किया गया था गुप्त संवत, याद रखेंगे, ठीक है। डिटेल्स देखते हैं। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि भी है, याद रखेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण कब हुआ था? 319 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त में। तो दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख में अगर पूछे किसकी उपलब्धि को बताया गया दर्शाया गया है तो वो है समुद्रगुप्त, याद रखेंगे। इलाहाबाद स्तंभ में
समुद्रगुप्त का उपलब्धि को वर्णित किया गया है। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं फटाफट। देखिए, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक थे। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो दोस्तों हरिसेन के द्वारा बनवाया गया था। हम लोग डिटेल्स को देख चुके हैं, बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? थोड़ा गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा कि फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था। देखिएगा दोस्तों, अनेकों परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया गया है, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, यहीं से प्रश्न आएगा, थोड़ा सा चेंज करेगा, ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। और उत्तर तो बिल्कुल वही होगा जो आज हो रहा है। तो फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों फाहियान भारत आया था। थोड़ा सा प्रश्न को बड़ा करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा भी है, हालांकि दो ही परीक्षा में थोड़े ना पूछा है। आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, फाहियान ने भारत में 319 से 414 399 से 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा के द्वारा। दोस्तों, आपको यह प्रश्न बार बार पूछता है। आप रेलवे का पेपर उठा कर देखो, एसएससी का पेपर उठा कर देखो, स्टेट का कोई एग्जाम है तो उसका पेपर उठा कर देखो, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र कथाओं का संकलन किया था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मेघदूत का लेखक कौन है? तो दोस्तों मेघदूत का लेखक हो जाएंगे कालिदास। वन लाइनर फॉर्म में हम लोग इस प्रश्न को देख चुके हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे रिपीट होते जाएंगे। भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे और इनकी प्रमुख कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंश से, याद रखेंगे। ठीक है, रघुवंश आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मेघदूत पूछा जाता है, कुमार संभव पूछा जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, ये सारे आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो प्रसिद्ध कालिदास जो कि गुप्त काल में थे, याद रखेंगे। और इनको किसके नाम से जाना जाता है? तो भारत के शेक्सपियर के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन दिख रहे हैं, सुश्रुत, चरक, चरवाक या फिर धन्वंतरी। देखिए, इसमें से बताना है कि कौन से चिकित्सक नहीं है। अब आपको चारों के बारे में पता रहेगा तो आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरवाक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सुश्रुत हो गया, चरक हो गया और धन्वंतरी हो गया। प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे, यानी कि सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी, ये तीनों के तीनों आपके प्राचीन भारत के चिकित्सक थे। ठीक, चरवाक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते थे दोस्तों। तो भौतिकवादी थे कौन? चरवाक, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था, याद रखेंगे। आपके एमटीएस के पेपर 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, डिटेल्स की बात करें दोस्तों तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, कि दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों का नाम इस प्रकार है। जो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहे वो है कालिदास, बेताल भट्ट, वरामिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु, घटक्कर। पर ये सारे के सारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले व्यक्ति हैं, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। हाँ, अभी हम लोग वारामिहिर के बारे में पढ़े थे ना दोस्तों, तो वारामिहिर कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एक प्राचीन खगोलविद थे, यानी एस्ट्रोनॉमर थे। कौन? वारामिहिर, याद रखिएगा। थोड़ा डिटेल्स देखते हैं, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके पेपर के लिए। वारामिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? बृहत संहिता था दोस्तों। किसका? तो वारामिहिर का। पंच सिद्धांतिका है दोस्तों।
देखिए बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने बृहजातक तथा लघु जातक की भी रचना की थी। लगातार बोलते बोलते दोस्तों हमको प्यास लग जाती है, ठीक है। और किसी को भी प्यास लगता है, और प्यास लगता है तो जबान चिपकने लगता है, तो थोड़ा सा कभी कभी गलती उच्चारण हो जाता है, तो उसको इग्नोर थोड़ा कीजिएगा, ठीक है। और मैं उसको शुद्ध रूप से बोलने का कोशिश भी करता हूँ। हालांकि पानी की वजह से पानी नहीं मिल पाता है तो जीभ जो है सटने लगता है। चलिए इस प्रश्न को देख के हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। लास्ट ही प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफा निर्मित की गई। तो गुप्त के। शुरुआत में हम लोग इस प्रश्न को देख चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आप अब देखिए, इस बार आपका हायर सेकेंडरी 10+2 में उस समय एमटीएस के पेपर में पूछा गया। तो सारे प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है भाई। कभी इसमें पूछेगा, सीएचएसएल में प्रश्न पूछेगा, कभी इसी प्रश्न को सीजीएल में पूछा जाएगा। तो यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के यहाँ करते रहा जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नया नया क्वेश्चन थोड़े ना बन जाएगा। आप गुप्त काल में क्या नया बना सकते हैं? जितना बनना था उतना गुप्त काल का क्वेश्चन बन गया है और पूछ लिया भी गया। आज इस थोड़े ना परीक्षा लिया जा रहा है। देखिए अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य 2री शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और अजंता की गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यह था हमारा इम्पोर्टेंट क्लास। आप लोग को यह क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं आपको रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही दोस्तों साइंस का भी क्लास चल रहा है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करेंगे फटाफट, क्योंकि वहाँ से भी लगातार पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपसे साइंस पूछे जाते हैं, चैप्टर वाइज करा रहे हैं, कंप्लीट करा देंगे। आप लोग बस डेली और डेली कंप्लीट वीडियो को देखिए और आप बताइएगा 1 महीना बाद कि आप में और पिछला आप और अभी के आप में क्या फ़र्क है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सबके सामने। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को तो शेयर कर ही दीजिए। जितना आपसे शेयर हो सकता है दोस्तों उतना शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।